दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। महाभारत से कौन परिचित नहीं है ना। महाभारत जिसको कि एक रामायण की तरह महाकाव्य कहा जाता है और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जीवन कैसे न जिए, जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सीख अगर आपको कहीं से मिलती है तो वो महाभारत से मिलती है। उसी महाभारत में एक स्थिति जब एक ऐसी बन जाती है तब ऐसी घटना वहां पे उसका चित्रण है, वर्णन है कि द्यूत सभा के बाद द्यूत में जुआ खेले पांडव और कौरव, और युधिष्ठिर जो है वो द्रौपदी को हार गए। और हारने के बाद एक वस्तु, एक चीज समझकर दुशासन ने उस द्रौपदी का चीरहरण किया और भीष्म और द्रोण और धृतराष्ट्र समेत सब जो है ये होते हुए देखते रहे। कहीं आज ये स्थिति फिर से जो है हमको हमारे देश में नजर आ रही है। वो द्रौपदी थी, ये डेमोक्रेसी है। फर्क इतना है बस। महाभारत का जो किस्सा है वो द्रौपदी का है और वर्तमान स्थिति में जो किस्सा हमको दिखाई दे रहा है वो डेमोक्रेसी का है, लोकतंत्र का है। ये हुआ है कि चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त रूप से राजधानी है और एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी है, और वहां उसका एक कॉरपोरेशन जो है चुने हुए बाशिंदों का काम करता है ताकि शहर का रख रखाव और शहर का ध्यान रखा जाए। शहर में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी भी जरूरतें जो है उसका भी ध्यान रखा जाए। तो एक चुनी हुई एक बॉडी बनती, कॉरपोरेशन, जिस हर जगह कॉरपोरेशन होता है वहां भी है। उसके मेयर का चुनाव करना था। 36 वोट हैं वहां पे। मेयर चुनते हैं सब काउंसिलर मिलके। तो 36 काउंसिलर में से 20 जो थे वो इंडिया गठबंधन के पास थे। आप समझ रहे हैं, 36 में से 20 इंडिया गठबंधन के पास थे और 16 जो थे वो भाजपा के पास थे। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दो पार्टी के मिलके 20 काउंसिलर थे और भाजपा के 16 थे। तो स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है कि जब इंडिया गठबंधन के 20 हैं तो मेयर भी जो है वो इंडिया गठबंधन से ही बन रहा है, उससे बनेगा, वो बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। और कैसे नहीं हुआ, सिलसिलेवार बात जो है राघव चड्ढा ने बताई है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन कुछ बोल भी दूं उससे पहले आगे कि ऐसे नहीं हुआ, ऐसे ये हो नहीं पाया। लोकतंत्र का चीरहरण ऐसे हो गया, डेमोक्रेसी का चीरहरण ऐसे हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के ही माइनॉरिटी सेल के एक मेंबर ने उस चुनाव में 12 वोट जो है, 20 में से 8 वोट जो है इंडिया गठबंधन के, उसको अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करने में जितनी भी संवैधानिक इस चुनाव को लेकर प्रक्रिया, जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो निश्चित की गई है, उस सबको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। किसी का भी पालन नहीं किया, ना उसको अवैध घोषित करने के समय, ना उसके बाद। तो क्या हुआ पूरा मामला? पहले मैं दृश्य दिखा दूं, इससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट देखिएगा, ये ट्वीट है आम आदमी पार्टी ने किया है। लिख रहे हैं कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में की लोकतंत्र की हत्या। मेयर चुनाव में इंडिया अलायंस के पास बहुमत होने के बाद जीत निश्चित थी, लेकिन बीजेपी ने गुंडागर्दी कर मेयर चुनाव जीत कर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अगर बीजेपी एक मेयर चुनाव में ऐसी धक्केशाही कर रही है तो लोकसभा चुनाव हारने पर क्या करेगी? सवाल बड़ा वाजिब है।
अब वो दृश्य दिखा रहा हूं मैं आपको जिसमें ये जो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी है इस चुनाव की, जो कि बीजेपी से ही है, वो क्या धांधली कर रहे हैं, ये दृश्य आप देखिए। ये प्रिसाइडिंग अथॉरिटी है, अनिल वसीम बताया जा रहा है इनका नाम, भारतीय जनता पार्टी के ही माइनॉरिटी सेल से आते हैं। और जो कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि वो लगातार वो कुछ 8 वोट हैं, इनको अवैध घोषित कर रहे हैं। अब ये करने की क्या प्रक्रिया होती है, मान लेते हैं वोट अवैध हो जाते हैं, अगर ठीक से अगर वोटिंग न किया जाए, वोटिंग करने की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर कोई वोटर अगर उसको पालन नहीं करता है उसका, तो वोट जो है वो अवैध माना जाता है। लेकिन जब अवैध घोषित किया जाता है तब भी क्या प्रक्रिया होती है, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ये अपनी मनमानी करते हुए प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है आपको साफ दिख रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, राघव चड्ढा ने बड़ी विस्तार से बात की है, तो इसको आप देखिएगा, सुनिएगा जरूर। आपको किस तरह से अब ये लोकतंत्र का चिरण किया जा रहा है, कैसे उसको नंगा किया जा रहा है, वो आपको सिलसिलेवार राघव चड्ढा की इस बात से पता चलेगा। और ये भी आपको पता चलेगा कि क्या इस देश को एक पूर्ण रूप से तानाशाही वाले देश में परिवर्तित करने की कोशिश, क्या इसको नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश की है, क्या इसको नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या इसको एक तरह से रशिया बनाने की कोशिश की जा रही है। एक होता है ना कि दिखावे के लिए लोकतंत्र रखो, लेकिन आचरण तो ऐसा ही करो जो तानाशाह करता हो। एक कॉरपोरेशन का चुनाव जीतने में भी अगर ये धांधली की जा सकती है भाजपा के द्वारा, अब आप सोचिए, अब जो मैं लगातार कह रहा हूं इसको, कि अगर देश की सत्ता का सवाल हो तो उसको जीतने में ये पार्टी क्या नहीं कर सकती है। राघव चड्ढा की बातें सुनिए, सिलसिलेवार सुनाता हूं आपको। यहां से शुरू की उन्होंने बात, सुनिए इसको। मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और 7 में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में क्या जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया, यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया।
और उसके बाद जो हुआ आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। मेयर के चुनाव में ये सुना आपने। आगे और थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको मुझे लगता है कि सुनना जरूरी है। अब आगे क्या कहा राघव चड्ढा ने, आप इसको भी जरा ध्यान से गौर से सुनिए, देखिए। जब भी किसी भी वोट को अवैध घोषित किया जाता है या इनवैलिड करार दिया जाता है तो उस वोट को दोनों पार्टियों के काउंटिंग एजेंट को दिखाया जाता है अवैध घोषित करने से पहले। यह डमी बैलेट पेपर है जो मैं आप सबके सामने लाया हूं। जब काउंटिंग के दौरान इस प्रकार के बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया जाता है तो प्रिसाइडिंग अफसर, अगर मान लीजिए मैं प्रिसाइडिंग अफसर हूं, तो मैं दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को वो दिखाऊंगा बैलेट पेपर की, देख लीजिए यहां इनके निशान बाहर लगा हुआ है, ये इनवैलिड है, मैं इसे अवैध घोषित कर रहा हूं। ऐसे दोनों पार्टियों के इलेक्शन एजेंट को दिखाया जाता है और दिखाने के उपरांत उनकी सहमति से और जो डीसी चुनाव हैं, जो डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, उनकी सहमति से इस वोट को अवैध घोषित किया जाता है। लेकिन आज ये नहीं हुआ। आज ना इलेक्शन एजेंट को दिखाया गया, ना डीसी को दिखाया गया और बस एक एक कर आम आदमी पार्टी के वोटों को और कांग्रेस पार्टी के वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। सवाल तो सही उठाया है कि अगर छोटे से कॉरपोरेशन के चुनाव में और कैमरे के सामने इनको डर भी नहीं है। अब देखिए, है सीसीटीवी लगा हुआ है, उसको पता है कि वो सीसीटीवी कैप्चर कर रहा है जो धांधली ये इनके प्रिसाइडिंग अथॉरिटी बनाए गए जो सज्जन कर रहे हैं, वो धांधली कैप्चर हो रही है और उस चीज का भी डर नहीं है। तो अगर कॉरपोरेशन में इतनी जो है गुंडागर्दी अगर हो सकती है, तो आप अब सोच के देखिए कि लोकसभा जैसा चुनाव जहां पे देश पर सत्ता को पकड़ के रखने का उस पर बैठ वो कुर्सी नहीं छोड़नी है, मतलब समझ लीजिए कि वो तो कितनी बड़ी उनके लिए बात है। तो अगर वो चुनाव हो तो क्या नहीं कर सकते। एक बात और आगे कहिए, इसको भी आप सुनिए। जब भी काउंटिंग के दौरान कोई भी इलेक्शन एजेंट पार्टी का ऑब्जेक्शन रेस करता है तो उस ऑब्जेक्शन को डिप्टी कमिश्नर और वहां पर बैठे जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करके उसका हल किया जाता है। आज पूरे सदन में हंगामा चल रहा था, लोग आपत्ति दर्ज कर रहे थे, प्रिसाइडिंग अफसर के कंडक्ट पे सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन प्रिसाइडिंग अफसर इलेक्शन कराते रहे, काउंटिंग करते रहे और जैसे ही बीजेपी के कैंडिडेट को उन्होंने घोषित किया बतौर विजेता, उसके बाद जितने भी बैलेट पेपर थे काउंटिंग के, उन्हें जल्द से जल्द हटाकर एक कमरे में लॉक कर दिया गया। न जाने उन बैलेट पेपर्स के साथ इन लोगों ने आगे क्या किया होगा। बैलेट पेपर तक
किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी को, किसी काउंसलर को नहीं दिखाया गया। बैलेट पेपर तक गायब कर दिया गया है। यह आज सरेआम देश का एक महत्वपूर्ण शहर चंडीगढ़ में आप सबकी आंखों के सामने घटा है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम चीज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। विश्वास उठ किया जाएगा चड्ढा साहब। विश्वास तो लगभग उठ सा गया है। इसके बाद जो उन्होंने कहा राघव चड्ढा ने, इस पर भी आपको गौर से सुनना चाहिए। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूं। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है। आपने इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। यह सत्ता की बात नहीं है। इसमें यह नहीं कि मेयर आज इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए, वो सत्ता में आ गए। यह लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है। यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी यह हरकत कर सकती है, तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इतिहास तो रचती रहती है। भारतीय जनता पार्टी का गौरवशाली इतिहास भी यही है कि जितना भी बिलो द बेल्ट कहते हैं जिसको कि कमर के नीचे युद्ध में मारा नहीं जाता है, गदा युद्ध का नियम था ये। खैर, पर बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साफ साफ ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें हमको दिखाए और सुनाई देता है। आखिर में जो बात कही, मैं उस बात से मुझे डर लगता है। और पर वो जो बात कही राघव चड्ढा ने, वो बात बड़ी वाजिब कही है। क्या भारतीय जनता पार्टी हमारे देश को नॉर्थ कोरिया जैसे देश में तब्दील करना चाहती है? नॉर्थ कोरिया जैसे देश में परिवर्तित करना चाहती है क्या? कि कुछ भी हो, चलेगी सिर्फ हमारी, बाकी सब जो है वो चुपचाप बैठेंगे, वरना दादागिरी भी की जाएगी, गुंडागिरी भी की जाएगी, जो भी हद पार करनी होगी वो सब हद पार की जाएगी। ये बात जो कही है राघव चड्ढा ने, इसको सुनिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो, और चुनाव सिर्फ उसी स्थिति में हो जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी मशीनरी को रिग कर पूरी चुनावी प्रोसेस को विशिएट कर चुनाव जीत सके? साथियों, मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां जो हमारे देश की लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रहे हैं, उन लोगों को बाहर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों की सही जगह जेल है, उन लोगों को जेल होनी चाहिए। इन लोगों को जेल तो होनी चाहिए चड्ढा साहब, लेकिन सवाल यह है कि कौन डालेगा इनको जेल में? ये जिसका जब महाभारत में द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, तो उस समय भीष्म भी थे उस सभा में, जो कि पितामह थे, है ना। उनसे बड़ा तो कोई था नहीं। हमारे यहाँ शायद कह सकते हैं कि उस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट है।
द्रोण भी थे, धृतराष्ट्र थे खुद, दुर्योधन के पिता, वो भी थे, कृपाचार्य भी थे। कौन नहीं था जो कि बड़ा था, जो कि विवेकशील था, जिसको पता था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, जो द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, जो चीरहरण हो रहा है, वो बिल्कुल धर्म से विरुद्ध है, बिल्कुल धर्म संगत नहीं है और ये पाप है। पर कोई बोला क्या? खैर, वो तो फिर महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद जो है उस समय द्रौपदी का चीरहरण जो है वो जब हो रहा था तो चीर पूर्ति की, चीर आपूर्ति की, तब जाके जो है वो द्रौपदी उस चीरहरण से अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को बचा पाई। पर आज कोई कृष्ण दिखाई तो देता नहीं है। आज कोई ऐसा चरित्र, ऐसा कोई व्यक्ति तो नजर में नहीं आता है कि जो इस डेमोक्रेसी का जो चीरहरण लगातार सरेआम हो रहा है, तो उस डेमोक्रेसी की चीर की आपूर्ति कर दे, वस्त्र की आपूर्ति करे, ताकि दुशासन भले ही खींचता रहे। महाभारत में लिखा है ना कि दुशासन जो है फिर चीर खींचते खींचते इतना बलशाली व्यक्ति वो इतना थक गया कि बेहोश होकर गिर गया, और फिर जाके वस्त्रहरण जो था, चीरहरण जो था, वो रुका था। ऐसा महाभारत में लिखा है। तो यहां तो लगातार दुशासन डेमोक्रेसी का चीरहरण कर ही रहा है। एक के बाद एक जो है वस्त्र डेमोक्रेसी के जो है उतरते जा रहे हैं। लगभग नंगा होने के कगार पे खड़ी है डेमोक्रेसी। उसकी आबरू, उसकी शर्म, उसकी इज्जत बिल्कुल समझ लीजिए कि कभी भी जो है पूरी तरह से जाने की तैयारी में है। पर कृष्ण जो है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं अब, क्योंकि भीष्म और द्रोण से उम्मीद तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद नहीं है, सुप्रीम से थोड़ी बहुत थी, पर लग रहा है कि शायद वहां भी अब कम होती जा रही है। तो कौन इस डेमोक्रेसी के चीरहरण को कौन रोकेगा या कौन चीर आपूर्ति करेगा? ऐसे कृष्ण बनकर कौन आएगा हमारे देश में, हमको नहीं मालूम। अगर आपको मालूम हो तो हमको लिख के जरूर से बताइएगा, कमेंट के जरिए। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, तो आप जरूर से कमेंट करें। ये बीजेपी और इनको सब देखते हैं ना, तो उनको वो एक हमारे गली मोहल्ले का एक ऐसा लड़का याद आता है हमारे बचपन में, जिसकी औकात वैसे कुछ थी नहीं, ना वो पढ़ाई में अच्छा था, ना वो लिखाई में अच्छा था, ना वो खेल कूद में भी अच्छा था, लेकिन उसको धांधल धमाल करना बहुत, वो उसकी एकमात्र जो उसकी जो एक काबिलियत थी वो यही थी कि वो कहीं भी जो है अपनी मन की करने के लिए धमाल मचा देता था। वो कपट भी करता था, कपट में बड़ा अच्छा था वो, है ना। वो लोगों को उकसाने में बड़ा अच्छा था। वो ऐसा एक लड़का था जो ये न के प्रकार है ना, उसमें कोई भी काबिलियत नहीं होने के बावजूद भी उसको हमेशा जो है वो सब पर राज करना था, गली मोहल्लों के बच्चों पर। और अगर कोई उसको उसकी औकात दिखा देता था तो फिर वो अपने पैर पटकता था जमीन पे और रगड़ रगड़ के अपने आप को नीचे जमीन पे जो है वो रोने लगता था, और बहुत सारा जो है वो कलह पैदा कर देता था पूरे वातावरण में। ऐसा एक लड़का था हमारे गली मोहल्ले में। आपके गली मोहल्ले में भी शायद कोई एक ऐसा लड़का तो होगा। ये बीजेपी उस लड़के के समान है, ऐसा हमें लगता है। आपको क्या लगता है जरूर से हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती है तभी, वरना नहीं। लेकिन अगर लगती है तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक है उसको हो सके उतने लोगों तक आप शेयर करें। तो ये बातचीत जो हमारी जो है, ये जो आपसे बात कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप नए नए दर्शक परिवार में जुड़े हैं तो, और जो हैं हमारे पुराने वो भी और आप भी, अगर अपने आसपास के लोगों से भी इस हमारी चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाएंगे, आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।